नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। 10 जून ये तारीख हिंदुस्तान में याद रखी जाएगी। आज से ठीक 5 दिन के बाद नरेंद्र मोदी लगातार सबसे ज्यादा वक्त तक देश के प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे और वो पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला चुनाव 1952 में जीता था और फिर वो 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू 4398 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी मई 2014 में प्रधानमंत्री बने। 10 जून 2026 की तारीख आते ही वो 4399 दिन प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे करेंगे। तो मोदी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और राहुल गांधी झूठ फैलाने वाले हैं। नेहरू गांधी परिवार की प्रॉब्लम यही है कि वो इस बात को आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति कैसे नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। मोदी जी, मोदी का युग, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी युग, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। मोदी मोदी मोदी, हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मोदी। पक्ष हो या विपक्ष, दोस्त हो या दुश्मन, राहुल हो या कोई और, हर कोई कर रहा है, हर कोई कह रहा है मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने, 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 नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी के करियर को जब भी खत्म करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी को फोन लगाया, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा, नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया। नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी उठ के लोकसभा से भागे। नरेंद्र मोदी जी ने ठीक 5 दिन बाद, ठीक 124 घंटों बाद नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। 10 जून को नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर देंगे, ऐसा कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना देंगे? तो नोट कर लीजिए, मोदी वो कर देंगे जो हिंदुस्तान का कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना कर सका। मोदी वो माइलस्टोन अचीव कर लेंगे जिसे देश का कोई दूसरा प्रधानमंत्री हासिल ना कर सका। 4399 और 10 जून की तारीख, ये नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो हिस्टोरिकल नंबर और डेट है जब नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देश के लोकतांत्रिक चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा बनी थी और उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 मई 1952 को देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 27 मई 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। यानी इस दौरान 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक पंडित नेहरू कुल 4398 दिन तक देश के पीएम रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 26 मई 2014 को शपथ ली। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक बतौर प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुल समय 4399 दिन का हो जाएगा और इस तरह मोदी देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इंदिरा गांधी का लगातार पीएम बने रहने का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था, जो 4077 दिन यानी 11 साल 2 महीने हुआ। नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का यह रिकॉर्ड 25 जुलाई 2025 को ही तोड़ दिया था। 14 से 26 तक 12 सालों में दुनिया के अलग अलग देशों में सत्ता परिवर्तन होते रहे, पुराने राष्ट्राध्यक्ष जाते रहे, नए राष्ट्राध्यक्ष कुर्सी संभालते रहे, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ही परमानेंट रहे। सियासी पिच पर मोदी के सामने जो कोई भी आया वो टिक ना पाया, मोदी ही लगातार जीतते रहे। पॉपुलैरिटी के पैमाने पर मोदी जून 2026 में भी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के लीडर नंबर 1 है। डोमेस्टिक लेवल पर भी नरेंद्र मोदी को अप्रूव करने वालों की संख्या 68% है। अगर आज चुनाव हो जाए तो सर्वे के मुताबिक भारत के 55% लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चाहते हैं देश हो या विदेश, मोदी राइट चॉइस है, मोदी फर्स्ट चॉइस है। भारत की जनता को बहुत बहुत आभार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वह सत्ता में आए हैं उन पर विश्वास करके कभी भी उन्हें हारने नहीं दिया, चाहे वह मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हो और अब 10 जून को लगातार 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड को वो तोड़ रहे हैं। माननीय नेहरू जी जरूर हुए थे, लेकिन वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, वो अलग असेंबली थी। इंदिरा जी में भी ब्रेक हुआ था, लेकिन बिना ब्रेक के प्रधानमंत्री जी जनता के विश्वास और जनता के में किए गए कार्यों के बदौलत आज सबसे लंबे समय के कार्यकाल लगातार वाले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। अभी अगले 10 वर्ष भी उनका कार्यकाल रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड 10 तारीख को वो बनाएंगे। भारत माता को एक ऐसा लाल मिला है जो भारत माता का पूरा जो तस्वीर है उसको बदलने का काम किया है। उनकी लोकप्रियता सबसे बेहतर है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उससे भी ज़्यादा आज लोकप्रिय हैं। 140 करोड़ लोगों को लगता है कि उनके घर का बेटा आज देश का नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जून को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जरूर कायम करेंगे, लेकिन ये बहुत छोटा रिकॉर्ड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए कि देश के लोगों का भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश के लोग 2 बातें मोदी जी के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, और दूसरा कहते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये 2 बात आम इस देश के आम लोगों के दिल में बैठ गया है, और इसलिए उनकी किसी भी बात के पर इस देश की जनता भरोसा करती है, और लोकतंत्र में भरोसे पर सरकार बनती है और चलती है। भारत की जनता ने जिस तरह से लगातार पिछले 3 बार से देश का भरोसा और विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, ये मुझे लगता है कि भारत ही नहीं दुनिया के एक सर्वाधिक लोकप्रियता का पैमाना है कि लगातार 14, 19 और 24 में भारत जैसे विशाल देश में 140 करोड़ के लोगों का विश्वास पा करके जनादेश, और उस जनादेश से न केवल आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है, बल्कि विश्व के आज उन तमाम समस्याओं और उसके समाधान के रूप में भी आज वो स्टेट्समैन के रूप में उनकी 10 जून को नरेंद्र मोदी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इससे राहुल और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम जरा भी खुश नहीं है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर चले जाइए, सिवाय मोदी से नफरत करने वाले पोस्ट के आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नफरत भी ऐसी वैसी नहीं, बोली भी ऐसी वैसी नहीं। कांग्रेस के हर पोस्ट में मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर ही आपको दिखेगा। एक सेंटेंस में कहना हो तो मैं कह दूं, अगर प्रधानमंत्री नेहरू का युग याद किया जाएगा, देश को गुलामी से बरतानिया हुकूमत के आज़ाद भारत बनाने का, तो मोदी का युग याद किया जाएगा। 12 साल देश को, एक आज़ाद भारत को आर्थिक रूप से, विदेश नीति के रूप में पूरी तरीके से आज़ाद भारत को ट्रम्प के अमेरिका के गुलामी की ओर ले जाने का। एक भारतवासी होने के नाते बिलबिला जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। मोदी युग एक आर्थिक रूप से एक काले युग के रूप में याद किया जाएगा।
जहां इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ईश्वर रक्षा करे हमारे देश की। यह खतरा है कि आर्थिक स्थिति सुनामी की तरह हमें नष्ट कर सकती है और उसके राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। अब हमारे जननायक राहुल गांधी जी हवा में नहीं बोले हैं कि इनकी सरकार 1 साल में गिर जाएगी। इसके पीछे रीजन है। अगर आपको ये लग रहा है कि हम दल को ला करके तोड़ फोड़ करके करेंगे, नहीं, देश का जनता इनको हटाएगा उस कुर्सी पर से जिसने दिया है। लेंथ ऑफ टेन्योर, ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर, ये सांख्यिकी आंकड़ा इतिहास में मायने नहीं रखता। इतिहास में कितनी लंबी अवधि तक कोई रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। उस लंबी अवधि में उसने लोगों के जीवन को कितना पॉजिटिवली प्रभावित किया, वो महत्वपूर्ण है। आक्रोश बहुत है। मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार अगर इकबाल से चलती है, जिम्मेवारी से चलती है, तो ये दोनों चीजें गायब हो गई हैं इस सरकार से। मोदी से नफरत की वजह है, और वो वजह सिर्फ ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके पार्टनर्स इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक गैर कांग्रेसी नेता 4399 दिनों तक देश का प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है, पंडित नेहरू का रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकता है। अब जब बात मोदी युग और नेहरू युग की हो रही है तो जरा कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। नेहरू और मोदी ने भारत को 2 बिल्कुल अलग दौर में नेतृत्व दिया। नेहरू ने आजाद भारत को संभाला जब देश की आबादी कम थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कम थी और सत्ता केंद्र में ज्यादा थी, जबकि नरेंद्र मोदी को संभालना पड़ा बहुत बड़ी आबादी, टूटे केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फूटे राजनीतिक गठबंधन, जटिल अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया से जुड़े भारत को इससे और गहराई से समझिए। पंडित नेहरू के समय यानी 1947 में भारत की आबादी करीब 34 करोड़ थी, जबकि 2014 में मोदी के आने तक ये आबादी 131 करोड़ हो चुकी थी, यानी लगभग 4 गुना ज्यादा, और अब ये 146 करोड़ के ऊपर है। 1951-52 के पहले चुनाव में सिर्फ 53 पार्टियां चुनाव लड़ी थी। 2014 में 464 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। 2024 के चुनाव में 744 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, यानी नेहरू युग की तुलना में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों में 14 गुना बढ़ोतरी हुई। 1952 में कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थीं। उस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सिर्फ 16 सीटें मिली थीं, जबकि मोदी को कई मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम करना पड़ता है जो बड़े बड़े राज्यों में सरकार चलाती हैं। देश के पहले चुनाव में करीब 17 करोड़ वोटर थे, 2014 में 83 करोड़ से ज्यादा वोटर हो गए, यानी नेहरू युग की तुलना में यहां भी 5 गुना बड़ा हुआ देश का लोकतंत्र। इन फैक्ट्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि पंडित नेहरू की तुलना में नरेंद्र मोदी की राह जरा भी आसान नहीं रही है। मोदी ने 0 से शुरुआत करके लगातार 3 चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाया है, और अब मोदी 10 जून को देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है देश के लोगों का मोदी पर साल दर साल बढ़ता भरोसा। इस ट्रस्ट को और मोदी की लीडरशिप में मिलने वाले रिजल्ट को भी नेहरू युग से कंपेयर करते हैं। आजादी के समय भारत की जीडीपी करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। 2026 तक ये बढ़कर 357 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पंडित नेहरू के समय देश की औसत जीडीपी ग्रोथ 3.5 से 4% तक रही। मोदी के समय भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा, 6.5 से 7% की ग्रोथ हासिल की, वो भी कोविड, महंगाई और युद्ध जैसी मुश्किलों के बीच। पंडित नेहरू के समय प्राइवेट न्यूज चैनल, सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था, जबकि नरेंद्र मोदी 24 घंटा मीडिया और सोशल मीडिया की पैनी नजर में रखकर काम करते हैं। पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में 5 IITs और 1 एम्स बनाया। मोदी के कार्यकाल में IITs 16 से बढ़कर 23 हो गए, IIM 13 से बढ़कर 21 हो गए और एम्स 7 से बढ़कर 23 हो गए। पंडित नेहरू के 10 साल में देश में नेशनल हाईवे सिर्फ 4000 किलोमीटर बने, जबकि मोदी के 10 साल में नेशनल हाईवे 54,908 किलोमीटर बढ़े।
पंडित नेहरू के वक्त देश में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं था। मोदी के वक्त देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं। पंडित नेहरू के वक्त देश में औसत आयु 41 साल हुआ करती थी, अब 70.4 साल है। पंडित नेहरू के समय देश में फर्टिलिटी रेट 5.9 हुआ करता था। मोदी के समय फर्टिलिटी रेट घटकर 2.0 हो गया है। यानी नरेंद्र मोदी 10 जून को सिर्फ भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनकर पंडित नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस के तमाम पुराने प्रधानमंत्रियों से कहीं आगे निकलने जा रहे हैं। मोदी के विरोधी खासकर राहुल गांधी इसीलिए इतना छटपटा रहे हैं। और इस छटपटाहट का आलम ऐसा है कि राहुल 10 जून से पहले ही नरेंद्र मोदी को धमकाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि वो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किया गया कैप्शन आपके सामने है। राहुल मोदी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं। मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। राहुल तो अभी से ये भी माहौल बनाने लगे हैं कि उनके पास सीधे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से एक खबर आ रही है। कांग्रेस वाले ये कैप्शन फैला रहे हैं कि मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं। राहुल इतने पर नहीं रुके, वो तो बाकायदा भविष्यवाणी तक करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि मोदी की सरकार 1 साल के अंदर अंदर गिर जाएगी। वोट चोर, गद्दी छोड़कर टेप बजाने वाले राहुल अब देश में रिवॉल्ट यानी विद्रोह वाली पटकथा कैमरे पर सुनाने लगे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आए। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है, और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनकी। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल कैमरे पर आकर जो नैरेटिव बना रहे हैं, मोदी के खिलाफ जो माहौल, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं, बार बार लगातार मोदी से मिलने वाली हार है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 14 के बाद से लेकर अब तक राहुल मोदी से 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। किसी तरह केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में अपनी सरकार बना पाए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जीत के उस विजय रथ पर सवार हैं जो फुल स्पीड में आगे बढ़ता जा रहा है। 29 के लिए 26 में ही रेडी हो चुका है।
और इसकी वजह मोदी की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। इससे भी नेहरू युग और मोदी युग में अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। पंडित नेहरू का दौर था नींव रखने वाला, जबकि मोदी का दौर है विकास और बदलाव वाला। प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो नेहरू का तरीका था टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे। उन्होंने मुख्यमंत्री का अनुभव नहीं लिया था। वहीं मोदी का तरीका है बॉटम अप। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, फिर प्रधानमंत्री बने। चुनावी वैधता की बात करें तो नेहरू ने 3 बार प्रधानमंत्री पद जीता, वो भी तब जब कांग्रेस का एक छत्र राज था, जबकि मोदी ने 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीते, वो भी 744 राजनीतिक पार्टियों वाले टफ कंपटीशन के होते हुए। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के इस राइज को पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी से बार बार मिलने वाली हार से तिल मिला रहे हैं, इसीलिए मोदी के खिलाफ विद्रोह वाली सियासी आग को हवा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की आवाज हैं और वो जन अपेक्षाओं को समझते हैं। इस तरह के घटिया आरोप राहुल जी को नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस आज भी जितनी लोकतंत्र परस्त दिखती है, दरअसल उतनी है नहीं। और जिस तरह का पारिवारिक ढांचा है कांग्रेस का, कांग्रेस से देश को कोई उम्मीद भी नहीं है। अभी तक कांग्रेस को ये बड़ा गुमान होता था कि हमारी पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज वो सपना भी टूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी की सरकार उससे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहेगी। मोदी जी जन समर्थन से, जनता के विश्वास से प्रधानमंत्री हैं, किसी की दया और कृपा से नहीं। और जब तक देश की जनता का विश्वास उनसे जुड़ा रहेगा, तब तक देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें उनको बेचैनी नहीं होनी चाहिए। उन्हें जनता ने हर तरह से नकार दिया है, इसलिए बेचैनी में ये इस बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी केवल जनता को बरगलाने का ही कार्य करते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कांग्रेस का भी कोई नेता उनको सीरियसली नहीं लेता है। इस देश की जनता लगातार पूर्ण विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी को बना रही है और बंगाल अभी उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। बाकी लोगों की तरह वो किताब लेके नहीं घूमते हैं। बहुत लोग संविधान का किताब लेके घूमते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। तो मोदी जी का ये है, उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, तो इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं, ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी समूची पार्टी जो है वो एक ही परिवार पर चल रहा है। नेहरू से लेके आज तक देख लीजिए, जो कुछ लोग दूसरे लोग आए उनको कैसे धकिया के निकाल दिया गया। कांग्रेस क्या बात करेंगे? इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है? इन लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं पता है। राहुल गांधी की बौखलाहट है। जिस तरह से राहुल गांधी के लगातार चुनाव में, चाहे बंगाल हो या और राज्यों के चुनाव हुए हों या लगातार लोकसभाओं में जिस तरह का परिणाम आ रहा है, जिस तरह से देश की जनता उन्हें ठुकरा रही है, तो ये उनकी एकदम कुंठा है। और आज वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या कोई नेता प्रतिपक्ष बयान देता है? जिस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं, वो क्या देश की 140 करोड़ जनता का अपमान नहीं है जिसने जनादेश दिया? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो क्या वो ज्योतिष हो गए हैं, ये जानने वाले हो गए हैं? मुझे लगता है कि आज उनकी भाषा न पार्लियामेंट में न पार्लियामेंट के बाहर लोग उन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं। क्या देश चलाने के लिए पैसा राहुल गांधी दिएगा क्या? वो मोदी जी चला रहा है। उनको वो बच्चा जैसा है, उसके वास्ते उनको बहुत लोग बहुत दूसरे नाम पर बुला रहा है। मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। वो बच्चे जैसे सोचते, बच्चे जैसे सोचने वाला ये देश चला नहीं सकते। मोदी जी ताकत वाली है, वो चलाएगा। 14 से 26 तक मोदी का कनेक्ट 3 पीढ़ियों से रहा। दादा, बेटा और पोता, तीनों ने मोदी को ही वोट दिया। कोविड, युद्ध, आतंकवाद,
आर्थिक झटके, हर संकट में मोदी ने फ्रंट से लीड किया। मोदी की नीति ने भारत को दुनिया के केंद्र में ला दिया। सांप और सपेरे वाले भारत को मोदी ने माउस वाले भारत में तब्दील कर दिया। और इन तमाम उपलब्धियों के दम पर ही मोदी ने हर बार देश की जनता का दिल जीता। और 10 जून को वो तारीख आ जाएगी जब मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो जाएंगे। पंडित नेहरू बहुत पीछे छूट जाएंगे। ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर में दूसरी बात बोलते हैं और शाम होते होते तो कोई नई बात शुरू कर देते हैं। अब अमेरिकी ही कह रहे हैं कि ट्रंप जैसा नेता देखा नहीं। ट्रंप कह रहे हैं डील होने वाली है, लेबनान में सीज फायर करवा दिया है। और सच्चाई यह है कि साउथ लेबनान में सीज फायर टूट चुका। इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ईरान, बहरीन, कुवैत तक ईरान फायर कर रहा है। मुज्तबा ने देश के नाम संदेश दिया। ईरान की सेना को हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी करने को कहा है। एक बार जो आग लगी हुई थी वो शांति पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या खाड़ी युद्ध खत्म होगा? हॉर्मुज खोलेगा? युद्ध विराम अस्थायी होगा या एक हफ्ते का? क्या साउथ लेबनान से इजरायल पीछे हट जाएगा? क्या अरब मुल्कों पर ईरान हमले बंद कर देगा? चौबीस घंटे में सीज फायर कई मोर्चों पर टूट गया। ईरान ने कुवैत में तबाही मचा दी। बहरीन की राजधानी मनामा को हिट कर दिया। हॉर्मुज में जहाजों को उड़ाने की कोशिश की। गल्फ में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दाग दी। इजरायल ने साउथ लेबनान में बारूदी हमले और बढ़ा दिए। ट्रंप का सीज फायर प्लान मुस्तबा ने चिंदी करके उड़ा दिया। ट्रंप फिर भी इस उम्मीद में एक हफ्ते हथियार नहीं उठाएंगे कि पीस डील पर ईरान साइन कर देगा। इसकी संभावना तभी है जब ईरान की शर्तें ट्रंप मान ले। शर्त नंबर 1, लेबनान में युद्ध विराम पक्का होगा। शर्त नंबर 2, साउथ लेबनान से इजरायल हटेगा। शर्त नंबर 3, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन बंद होगा। शर्त नंबर 4, खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी। शर्त नंबर 5, ईरानी तेल जहाजों पर हमले बंद होंगे। ट्रंप ने 24 घंटे पहले दोबारा इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू करवाया। कुछ घंटे बाद ही नेतन्याहू ने सीज फायर ये कहते हुए तोड़ दिया कि लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा, बमबारी चलती रहेगी। अब रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स की भी वही लाइन है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की है। सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान में न ग्राउंड ऑपरेशन बंद होगा न बमबारी बंद होगी। दोपहर होते होते इजरायल की लाइन और टाइट हो गई। आईडीएफ ने साउथ लेबनान के लोगों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। सभी लेबनानी ज़हरानी नदी के उत्तर में ही रहें, उसे क्रॉस कर साउथ में जाने की जरूरत नहीं करें, वरना उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। उसके बाद साउथ लेबनान के अल गजिया में इजरायल ने बमबारी शुरू कर दी।
लिटानी नदी और जहरानी नदी के बीच घाटी में भी इजरायल ने ड्रोन हमले उन बस्तियों में बहुत तेज कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के अड्डे होने का शक है। टायर शहर के पास कई वाहनों और एम्बुलेंस को इजरायल ने उड़ा दिया। इजरायल के तेवर देखकर हिजबुल्लाह कैंप में अफरा तफरी मच गई। ब्यूफोर्ट रिज के पास इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के 2 आतंकियों को ड्रोन स्ट्राइक कर उड़ा दिया। दोनों आतंकी घने पेड़ों की आड़ में छुपे हुए थे। लेबनान में ट्रंप का सीज फायर पहले ही दिन टूट गया है। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच अब और खतरनाक हमले हो सकते हैं। युद्ध विराम की शर्तों के अनुसार किसी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अधिक प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कब्जे वाले क्षेत्र से पीछे हटना शामिल है या नहीं। क्या ये इजरायल को अपनी मर्जी से किसी भी क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं देता है जिससे वो अपने कार्यों को उचित ठहरा सकें? इसी आधार पर हम आंकलन करेंगे कि क्या युद्ध विराम वास्तव में उचित और सही जगह पर है, न कि गलत जगह पर। ईरान अमेरिका डील में एक शर्त यह भी है कि ईरान आतंकी गुटों लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इराक में कताई हिजबुल्लाह, यमन में हूती को सपोर्ट नहीं करेगा। उन्हें गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन और फंड नहीं देगा। मुस्तफा ट्रंप की इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता रहेगा। चाहे ट्रंप जितना जोर लगा लें, उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। क्योंकि मुस्तफा के मुताबिक युद्ध के मैदान में ट्रंप पराजित हो चुके हैं। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में उनके 20 से ज्यादा बेस उड़ा दिए हैं। ईरान ने ट्रंप के 42 से ज्यादा फाइटर प्लेन और ड्रोन तबाह कर दिए हैं। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिका अब खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। वहीं ईरान इतना कैपेबल हो चुका है कि जब चाहे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को उड़ा सकता है। कुवैत और बहरीन इसकी नई मिसाल हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप पर दबाव बढ़ाने के लिए आईआरजीसी अब खाड़ी देशों में अटैक बढ़ा सकता है। ये बात अब ट्रंप को समझ में आ गई है, इसलिए वो बम छोड़कर किसी भी तरह पीस डील के लिए एमओयू साइन करा लेना चाहते हैं। Now I have to make a determination. Do we sign a deal or we do it the other way? And the other way is not nice. What will the other way achieve, though? Certainty. It would be over. There wouldn't be any bullshit. There wouldn't be any talking. There wouldn't be any delays. There wouldn't be. But I'd rather do it the nice way, from a humanitarian standpoint. Can you do it just with bombing? The other way? Yeah, you don't have to. We don't need boots on the ground now. Well, we did it. We wiped out much of their military with just bombing. We didn't put anybody on the ground. You don't want to do that. You're so far away. हॉर्मुज में भी तनातनी बनी हुई है। अमेरिका अगर ईरान के एक जहाज को टारगेट कर रहा है तो ईरान भी फारस की खाड़ी से लेकर ओमान के समंदर तक अमेरिकी जहाजों को तबाह कर रहा है। अमेरिका के हमलों में बर्बाद हो चुके अपने अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो को दोबारा ठीक करने के बाद ईरान लगातार मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है। बातचीत के साथ युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। युद्ध की तैयारी इजरायल और अमेरिका की भी फुल स्विंग में चल रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान आग से खेल रहा है। अराक्शी ने नेतन्याहू को उन्हीं के स्टाइल में जवाब दिया है, ईरान को कोई डर नहीं है, दोबारा आओ फिर टेस्ट कर लो, नतीजा वही होगा जो 40 दिन के युद्ध में हुआ था। ईरान को अच्छी तरह पता है कि आग कैसे बुझाना है। अब सवाल है कि ईरान के इन तेवरों के बाद ट्रंप क्या करेंगे। We could go another 2-3 weeks and just wipe everybody out. I'd rather not do that.
Very easy to do. They're ready to do it. They want to do it. They want to do it. But if we can get something down in writing which will accomplish the same thing without killing everybody, I'd like to do that. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फिलहाल युद्ध का अगला राउंड शुरू नहीं करना चाहते। परमाणु और एनरिच्ड यूरेनियम जैसे मुद्दों को भी ट्रंप भविष्य के लिए टाल देना चाहते हैं। अब डील का सबसे बड़ा एजेंडा हॉर्मुज को खुलवाना है, जिससे दुनिया में गहराता ऊर्जा संकट कम हो, बाजारों पर दबाव घटे। अमेरिका में भी ट्रंप पर लगातार युद्ध करने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके मुताबिक ट्रंप अब कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ होते जा रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या फिलहाल 4 ही है। फिलहाल युद्ध के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी है। ट्रंप इस हद तक दबाव में है कि युद्ध खत्म करने के लिए मुस्तफा से भी मिलने को तैयार हैं। ट्रंप अब युद्ध के मैदान में इज्जत बचाकर किसी तरह निकलना चाहते हैं। So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. Is it the gay Ayatollah? He's involved, absolutely. Yeah. Really? Yeah, I think they have a lot of respect for him. ईरान अमेरिका डील होगी या टूट जाएगी, इसमें एक और फैक्टर फ्रोजन एसेट का है। मुस्तफा की डिमांड है कि पहले फ्रीज संपत्ति का 1/4 हिस्सा अमेरिका रिलीज कराए, उसके बाद ही ईरान डील पेपर पर साइन करेगा। ट्रंप इस बात पर अड़े हैं कि पहले ईरान डील पर साइन करे, फिर फ्रीज संपत्ति रिलीज होगी। $300 अरब के स्पेशल फंड पर भी दोनों देशों के बीच बात हो रही है। ईरान की करीब $100 अरब संपत्ति अलग अलग देशों में फ्रीज है। चीन में $20 अरब, इराक में $6 अरब, कतर में $4 अरब, दक्षिण कोरिया में $6 अरब, अमेरिका में $2 अरब, जापान में $1.5 अरब, ईयू में करीब $1.6 अरब ईरान के फ्रीज पड़े हैं। इसके अलावा $50 मिलियन की अचल संपत्ति है। दोनों देशों के बीच डील के मुताबिक इसका 1/4 हिस्सा अमेरिका रिलीज करेगा, अगर ईरान शर्तें मान लेता है। ऐसे में ईरान को करीब $25 अरब का फंड मिल सकता है। ट्रंप की टीम ईरान का फंसा हुआ जब्त फंड रिलीज करने की बजाय एक नया फंड बनाना चाहती है। इस फंड का इस्तेमाल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। अमेरिका और इजरायल की बमबारी में जो पुल, सड़क, डैम, पावर स्टेशन और सरकारी इमारतें टूटी हैं, उन्हें दोबारा बनाया जाएगा। ईरान को मिलने वाला प्रस्तावित फंड करीब $300 अरब का होगा। इस बीच सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने ईरान के लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए संदेश भेजा है। मुस्तफा ने संदेश में आरोप लगाए कि इजरायल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक मजबूत देश बने। ईरान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इजरायल कभी भी हमला कर सकता है। मुस्तफा ने ईरान के इस्लामिक रिजीम को परंपरागत युद्ध के बजाय हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है। युद्ध क्षेत्र और सड़कों पर मिली करारी हार के कारण शत्रु को गहरा और अर्थपूर्ण अपमान सहना पड़ा है, जिसके चलते शत्रु उससे काफ़ी दूर हो गया है। अब वो अपनी हाइब्रिड युद्ध रणनीति को 2 बिंदुओं पर केंद्रित कर रहा है: जनता के प्रतिरोध को कमज़ोर करना और देश के अधिकारियों के निर्णय लेने की प्रणाली में त्रुटियां उत्पन्न करना। सभी को दृढ़ दूरदर्शी और एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। आपसी विश्वास का निर्माण करना चाहिए। शत्रु की बुरी योजना का मुकाबला करने और उसे विफल करने के लिए शत्रु की बातों को दोहराने से बचना चाहिए। ट्रंप के पीस प्लान को तगड़ा झटका हिजबुल्लाह ने दिया है। लेबनान में एक्टिव ईरान समर्थक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने सीज फायर समझौते को खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। दक्षिण लेबनान के अल कंतारा कस्बे में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया है।
इससे एक बार फिर बेरूत के दाहिया इलाके में बड़े स्ट्राइक का खतरा पैदा हो गया है। इजरायल ने नए सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया को समतल करने का आदेश दिया था। वहां ग्राउंड फोर्सेज उतारने की बात कही थी। ट्रंप की धमकी के बाद नेतन्याहू ने कदम पीछे खींच लिए थे, मगर अब उसे फिर बहाना मिल गया है कि हिजबुल्लाह अगर नहीं रुकेगा तो इजरायल भी नहीं रुकेगा। On Monday, Benjamin Netanyahu threatened to strike Dahya. The Israeli strikes on Beirut's southern suburbs were called off following a conversation between the Israeli Prime Minister and Trump, who said that efforts were underway to reduce tensions and announced that Israel would not attack the neighborhood south of Beirut and that Hezbollah had agreed to halt attacks on northern Israel.